डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेविड है और मैं फिनलैंड का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ और यहाँ पर मेरी बहुत बड़ी जूतों की एक कंपनी है। इस कंपनी से जूते ना सिर्फ हमारे देश में जाते हैं बल्कि विदेशों में भी बेचे जाते हैं और इससे ढेर सारी कमाई होती है। इस कंपनी की शुरुआत मेरे दादाजी ने की थी। उनकी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। फिर मेरे दादाजी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद इसे एक बहुत बड़ी कंपनी में बदल दिया। मेरे पिता ने उस कंपनी को और ज़्यादा बड़ा किया, मेहनत की और मैं वो तीसरी पीढ़ी हूँ जो इसमें काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे भी इसमें हाथ बटाएं, लेकिन जब वो बड़े हो जाएं। लेकिन अभी मेरी बेटी 9 साल की है और मेरा बेटा 12 साल का है और मैं उन्हें अब भी सिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत की है और हम हमेशा से मेहनत करते रहेंगे और करते रहे हैं। इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और अमीर होना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। खुशहाल होना ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। उसके बाद धन तो आपके पास अपने आप आ जाता है, अमीर तो आप अपने आप हो जाते हैं। इस बार भी सर्दियों के बाद ये गर्मियों की शुरुआत होने वाली थी। बच्चों के स्कूल की शुरुआत होने से पहले हर साल मैं बच्चों को पहाड़ों में लेकर जाता हूँ। वहाँ पर हमारा एक बड़ा सा फार्म हाउस है और वहाँ हम 1 महीना रहते हैं। ना तो हमारे पास फ़ोन होता है और ना ही कोई और चीज़। उस फार्म में फलों के पेड़ लगे हुए हैं, सब्जियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पर जाकर 1 महीना हमारा परिवार वहीं पर रहता है। मेरे दादाजी भी ऐसा किया करते थे, मेरे पिता भी ऐसा किया करते थे और अब मैं भी अपने बच्चों को यही सिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बार नौकर चाकरों के बीच रहना सही नहीं होता। इससे हम कमज़ोर होने लगते हैं और मैं अपने बच्चों को कमज़ोर बनाना नहीं चाहता, मैं उन्हें ताकतवर बनाना चाहता हूँ। इस बार भी जैसे ही थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो चुकी थी, बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर मैं फार्म हाउस पहुँच चुका था। मेरी बीवी जूली हर बार इस फार्म हाउस में आना चाहती थी। वो कहा करती है कि गर्मियाँ कब आएंगी, कब हम फार्म हाउस पर जाएंगे और वहाँ पर ना तो हमें फ़ोन परेशान करेगा ना कोई और लोग परेशान करेंगे। मेरी बीवी कुछ समय से थोड़ी सी चिंतित थी, क्योंकि वो कपड़ों का ब्रांड शुरू करना चाहती थी, लेकिन शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। उसका रुझान कपड़ों की तरफ है और मैं उसके रुझान को पूरी तरजीह दे रहा था। फार्म हाउस का आगे वाला गेट खोलते वक्त आज कुछ अलग सा एहसास हुआ था। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। पिछली बार सिर्फ 15 दिन ही हम रहे थे, इस बार पूरा का पूरा महीना रहेंगे। गाड़ी मैंने बाहर ही लगा दी थी। गेट के अंदर यहाँ का रख रखाव करने वाला वो आदमी बाहर की तरफ आया, मुस्कुराया और मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। आगे वाले गेट पर मैंने बड़ा सा ताला लगाया और फिर अपने बच्चों को कहा, बच्चों अब 30 दिन के लिए हम यहीं पर रहने वाले हैं। हर काम अपना हमें खुद ही करना होगा। कपड़े खुद धोएंगे, सब्जी खुद ज़मीन से उखाड़ेंगे, खुद पकानी होगी। पीछे लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, आग जलानी होगी। बिल्कुल हम ऐसे जिएंगे जैसे हमारे सिवा इस धरती पर कोई और इंसान मौजूद नहीं है। हमें खुद की रक्षा खुद करनी होगी, जिंदगी खुद बितानी होगी, क्योंकि इससे हम मजबूत हो जाते हैं। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शरारती है। उसे पूल में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है और लगभग 2 से 4 घंटे वो पूल में नहाती रहती है। लेकिन यहाँ फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा छोटा सा पूल है और वो भी ज़्यादातर गंदा रहता है। मेरी बेटी सबसे पहले उस फार्म हाउस में पहुंचकर उस पूल के पानी को साफ करना चाहती थी। पहली बार मैंने उस पानी में काई आई हुई देखी। यहाँ पर काम करने वाला आदमी ज़्यादातर इसे साफ ही रखा करता था। हर बार जब हम यहाँ पर आते ये पानी साफ होता। पूल छोटा ज़रूर होता लेकिन पानी साफ होता। इस बार यहाँ पर काई आई हुई थी। मुझे थोड़ी सी नाराज़गी हुई। मैं उसे डांटना चाहता था। फिर मुझे याद आया, 1 महीने के लिए हम कोई मालिक नहीं है, हम साधारण इंसान हैं। यहाँ पर हमें लोगों पर गुस्सा आएगा, खुद पर गुस्सा आएगा,
लेकिन हमें 1 महीने के लिए रहना यहीं पर है। बहुत बड़ा फार्म हाउस है, बड़ी 4 दीवारी यहाँ पर की हुई है। बाहर से कोई जानवर या इंसान अंदर नहीं आ सकता और हम भी अंदर इसी तरह से रहेंगे कि ये धरती बस इतनी ही है। जो भी इस्तेमाल करना है इसके अंदर का ही करना है। जब मैं अपने कमरे में गया था, अपने कमरे में ढेर सारी किताबों को देखकर पिछले साल की मुझे याद आ गई। पिछले साल मैं कई नॉवल पढ़ा करता था, रात के वक्त बैठा करता था। मेरी बीवी कपड़ों की सिलाई करना पसंद कर रही थी और नए नए डिज़ाइन यहीं पर कागज़ों के ऊपर बनाया करती थी। ढेर सारे कागज़ इसी तरह से पड़े थे। साफ सफाई करने वाला आदमी जब भी यहाँ पर आता है, हम उन्हें घर के अंदर जाने नहीं देते थे, बाहर ताला लगा दिया करते, क्योंकि 1 साल बाद भी अगर हम यहाँ पर आएँ तो सफाई खुद ही करेंगे। और यहाँ गंदगी पिछले साल की ही पड़ी हुई। बच्चों के कैंडी के कुछ रैपर भी यहाँ पर पड़े हुए। बीवी ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। मैं भी कागज़ों को उठाने लगा था। इस साल शायद कुछ अलग ही करेंगे। दिन कब निकल गया पता नहीं चला। रात का वक्त हो गया था। दोपहर का खाना तो हम खा चुके थे, लेकिन रात का खाना हमें खुद ही बनाना था। किचन में देखा तो खाने की कोई भी चीज़ पड़ी हुई नहीं थी। हमें पीछे वाले उस गार्डन से सब्जियों को उखाड़कर खुद लेकर आना था। और मैंने अपने बच्चों को कहा, बच्चों चलो पीछे चलते हैं, कुछ ना कुछ उखाड़ कर लेकर आते हैं। तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? मूली कौन खाएगा और गाजर कौन खाना चाहेगा? अपने बच्चों को लेकर पीछे वाले फार्म के उस हिस्से में मैं पहुंच चुका था। मैं तो कुछ गोभी उखाड़ रहा था, कुछ मूलियाँ उखाड़ी, लेकिन मेरा बेटा कहने लगा, पापा मैं अपनी बहन के साथ पीछे घूम कर आता हूँ। काफ़ी समय हो गया, पीछे कितने पेड़ लगे हैं, क्या कोई नया पेड़ लगा है या नहीं? पीछे हमने लकड़ियों वाला छोटा सा घर बनाया था, उसे देख कर आना चाहते हैं। मैं पहले थोड़ा सा घबराया। अपनी बेटी को कहा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, देखो पीछे मैं जाने वाला नहीं, मैं आगे रहने वाला हूँ, तो अपनी बहन का तुम ध्यान रखना। मेरे बेटे ने हामी भरी, जिसके बाद मैंने उन दोनों को आगे जाने के लिए कह दिया। मैं उन्हें समय दे चुका था कि 15 से 20 मिनट, पीछे वाले उन पेड़ों तक जाने के लिए लगभग 5 मिनट का समय लगता है और 15 मिनट में वापस आ जाना। तब तक मैं इन सब्जियों को देखता हूँ और कुछ सब्जियाँ उखाड़नी है, आसपास कुछ नई सब्जियाँ भी लगानी है। वैसे यहाँ पर काम करने वाला वो आदमी ज़्यादातर सब्जियाँ लगा चुका है। मैंने पहले ही उसे बता दिया था कि यहाँ किस किस सब्जी को लगाना है, किस फल के पेड़ों को ज़्यादा संभाल कर रखना है। लगभग 20 मिनट मैं अपने बच्चों का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मेरे बच्चों के खेलने की आवाज़ तक नहीं आ रही थी। जिसके बाद मुझे लगा मुझे अपने बच्चों के पास जाकर देखना चाहिए, इतना समय वो क्यों लगा रहे हैं। मैं पीछे की तरफ बढ़ने लगा। अमूमन पीछे ईंटों का छोटा सा रास्ता बनाया गया है। उस रास्ते के ऊपर भी बहुत ज़्यादा घास आ चुकी थी। सही से मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर वो रास्ता बिल्कुल साफ हुआ करता था, इसकी दोबारा सफाई क्यों नहीं की गई। उस आदमी को इस बार ज़रूर डांटूंगा मैं। घास के ऊपर पैर रखते रखते मैं आगे बढ़ रहा तो मेरे जूते पूरी तरह से गीले हो चुके थे। वो घास बहुत ज़्यादा नर्म और गीली थी। उस घास के नीचे थोड़ा थोड़ा पानी भी था जो मेरे जूतों को खराब कर रहा। आगे बढ़ता गया, आवाज़ लगाता गया। मुझे मेरे बच्चों की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। भले ही पूरा का पूरा ये फार्म हाउस 4 दीवारी से बंद है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा। मेरे बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तभी मुझे आगे एक आदमी नजर आया, काले रंग का कोट पहने, काले रंग की टोपी सर पर लगाए, पीछे की तरफ देख रहा हो जैसे। मुझे डर लगने लगा। यहाँ पर हम चारों के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। ये आदमी अंदर कहाँ से आ गया? जल्दी से मैं भागा और पीछे से आवाज़ लगाने लगा, अरे तुम कौन हो? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो आदमी जवाब नहीं दे रहा था और ना ही हिल रहा था। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैं पीछे से घुमाकर उसे देखना चाहता था, क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहा था और मेरे बच्चे भी जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने उसे पीछे की तरफ घुमाया तो एक डंडे के ऊपर कोट को टांगा गया था, ऊपर टोपी लगाई गई थी। ये मेरे बच्चों की शरारत थी, इसीलिए थोड़ी थोड़ी हंसने की आवाज़ आने लगी। एक बार के लिए मेरी सांस रुक गई थी, लेकिन ये बच्चों का मजाक ही है। तब जाकर तसल्ली मिली। पेड़ के पीछे छिपे हुए मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा हंस रहे, जिसके बाद मुझे लगा मुझे भी इनके साथ मजाक करना चाहिए। तभी मैं कहने लगा, अरे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। नीचे बैठ गया मैं।
मेरे दोनों बच्चे भागते हुए मेरे करीब आए और मैंने उन्हें पकड़ा। इस तरह ये मजाक खत्म हुआ और मैंने भी उन्हें डांटा कि ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। एक बार के लिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैं बच्चों को लेकर अपने उस घर के अंदर आ गया। मेरी बीवी खाना बनाने में लग चुकी थी। मैं अपने बच्चों के साथ उन कुर्सियों पर बैठे हुए उन्हें सिखा रहा था कल हमें क्या क्या करना है। आगे हमें कुछ पौधे लगाने होंगे और कुछ ऐसे बीज मैं लेकर आया हूँ जिन्हें हमें पौधों में परिवर्तित करना है। उन बीजों को लगाने के बाद वो जो पौधे लगेंगे, अच्छे अच्छे फूल हमें आगे लगाने हैं और यहाँ कुछ पेड़ों की कटाई करने की कोशिश करेंगे। इस फार्म हाउस को अपनी पसंद का बनाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। पुराने ज़माने में टीवी नहीं हुआ करता था, फ़ोन नहीं हुआ करता था, गेम्स नहीं होती थी। अपने काम हर किसी को हर रोज़ करने पड़ते थे। हम भी यहाँ 1 महीने के लिए ये सब करेंगे। रात को मैंने अपने बच्चों को साथ वाले कमरे में सुला दिया था। मैं अपनी बीवी के साथ एक किताब को पढ़ रहा। उसे रात के वक्त कहानियाँ सुनना पसंद है और यहाँ पूरी तरह से शांति में मैं उसे कहानी सुना रहा था। शहर में तो हमेशा शोर शराबा रहता है, लेकिन असली शांति तो यहाँ पर मिलती है। लेकिन जब मैं अपनी बीवी को कहानी सुना रहा था, अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर से कोई आवाज़ कर रहा हो। मैंने थोड़ी खिड़की खोलकर देखा। उस तरफ लाइट नहीं लगी हुई थी। ये वो हिस्सा था जिस तरफ हमने सब्जियां लगाई हुई थी। आते वक्त मैंने वो लाइट को बंद कर दिया था। वहाँ से कुछ आवाज़ें हुए जा रही। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है पीछे वाले हिस्से में कोई है। मेरी बीवी ने कहा, कौन हो सकता है? ज़रूर कोई बिल्ली आ गई होगी। अब बिल्लियों को भी तो भूख लगती है। जानवरों से भी हमें अपनी सब्जी को बचाना होगा। आसपास कुछ कटीली तारे रख देंगे या आसपास कुछ कांटे रख देंगे जिससे ये बिल्लियाँ कुत्ते आ नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुत्ता पीछे आ सकता है, बिल्ली ही आई होगी ना। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी और मुझे भी लगा अगर यहाँ बिल्ली या ऐसा कोई जानवर आ सकता है तो ज़रूर आएगा। सब्जियाँ लगी हैं, खाना उसे भी पसंद होगा। वो रात काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती रही। मुझे सोने में परेशानी हो रही थी, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे शांत करवाया। सुबह उठकर सबसे पहले मैं उन सब्जियों को देखना चाहता था। सूरज की रोशनी सीधे हमारे कमरे के उन पर्दों पर पड़ रही थी तो मेरी नींद खुल गई और अपनी बीवी को भी मैंने जगाया। मेरी बीवी नहाने के लिए चली गई और मैं नीचे उन सब्जियों को देखना चाहता था। आखिर वो कौन सा जानवर होगा? बिल्ली ही होगी ना। आगे वाली गोभी या गाजर को शायद उसने खाया होगा, या यहाँ पर गिलहरियाँ होंगी। बड़ी बड़ी गिलहरियाँ इन हिस्सों में रहती हैं। आगे वाली सारी सब्जी खराब ना कर दे, संख्या में ज़्यादा ना हो बस। जब मैं नीचे सब्जियों को देखने के लिए गया, नीचे पूरी की पूरी सब्जियाँ बिल्कुल वैसी की वैसी थी। किसी चीज़ को तोड़ा नहीं गया था, उखाड़ा नहीं गया था। लेकिन रात के वक्त जो आवाज़ हुई थी उससे तो ये साफ था सब्जियों को काफ़ी ज़्यादा उखाड़ा गया हो। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन यहाँ ना तो पैरों के निशान थे ना कुछ और। ये चीज़ मुझे अचंभित कर चुकी थी, लेकिन मन में खुशी थी। हमारी सब्जियां खराब नहीं हुई, यहाँ रहने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यही बात बाद में मैंने अपनी बीवी को बताई। फिर नाश्ता करने के बाद मैं अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहता था कि छोटे पेड़ों की कटाई कैसे की जाती है और बड़े पेड़ों की कटाई कैसे की जाती है। लेकिन हम जिन पेड़ों की कटाई करेंगे वो सबसे पीछे वाले पेड़ होने चाहिए। बच्चे तैयार थे। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर हम सबसे पीछे वाले हिस्से में गए। वहाँ घनी झाड़ियाँ थी, बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ छोटे नए लगाए गए पेड़ भी थे और पीछे वो बड़ी सी दीवार। वहाँ पर जंगले भी लगे हुए जिससे हम बाहर का वो जंगल वाला हिस्सा भी देख सकते थे। वहाँ खड़े होकर अपने बच्चों को छोटे वाला पेड़ काटना मैं सिखाने लगा। कुल्हाड़ी जैसे ही मैंने उस पेड़ पर मारी, एक बार के लिए मैं भी घबरा गया, मेरे बच्चे भी घबरा गए। वो पेड़ के अंदर से लाल रंग का कुछ लिक्विड सा निकलने लगा था, तरल सा नीचे की तरफ बहने लगा और मेरी बेटी ने कहा, पापा मत मारिए उसे चोट लग रही है, देखिए खून निकल रहा है। मेरे बेटे ने मेरी बेटी को समझाया, अरे पेड़ों को दर्द नहीं होता, उनमें खून नहीं होता। यही बात मैंने अपनी बेटी को कही, लेकिन फिर मेरी बेटी ने सवाल पूछा, निकल तो रहा है, दर्द हो रहा है उसे, खून निकल रहा है ना? सच में उस पेड़ से जो लाल रंग का तरल निकल रहा था वो खून की तरह लग रहा था। अपनी बेटी को समझाने के लिए कि ये खून नहीं है, मैंने
उस पेड़ को पूरी तरह से काटा। उस पेड़ से काफ़ी ज़्यादा लाल रंग का तरल निकला था जो ज़मीन ने सोख लिया और धीरे धीरे वो लाल रंग का तरल भूरे रंग में बदल गया और फिर कुछ समय बाद वो काला काला सा हो गया, जैसे वो पेड़ सड़ चुका हो। मैं अपनी बेटी को सही से समझा नहीं पाया, लेकिन मेरी बेटी रो रही थी कि आपने पेड़ को काटा है, उसे दर्द हुआ है। मैं थोड़ा सा हैरान था, थोड़ा सा डरा हुआ भी था। कहीं इस पेड़ को कोई बीमारी तो नहीं लग चुकी थी? ये पेड़ ज़्यादा खराब तो नहीं हो गया था? फिर मैंने सोचा नहीं, अब अपने बच्चों को ये वाले पेड़ काटने नहीं दूंगा। आगे कुछ झाड़ियों को हटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम पिकनिक मनाएंगे, किसी दिन रात के वक्त यहाँ पर रुकेंगे। बच्चों को कहेंगे कि ये जंगल का हिस्सा है, हमें जंगल में भी रहना पड़ सकता है, कभी कभी हो सकता है आपदा आ जाए, ऐसी हालत में भी हमें जीना सीखना होगा। मैंने बच्चों को कहा, बच्चों अब हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, ऐसा करते हैं झाड़ियों को हटाते हैं। मेरी बेटी थोड़ी सी खुश हुई। वहां हमने झाड़ियों को हटाना शुरू कर दिया। जमीन के इस हिस्से में झाड़ियों को कभी हटाया नहीं गया था। पेड़ों की कुछ पहले पहले कटाई की गई थी, लेकिन अब इस जमीन को नया खरीदा था तो मैंने झाड़ियों को हटाना सही नहीं समझा था। मेरे पिता ने कहा था किसी समय हम आगे वाले हिस्से को भी खरीदेंगे, ये जंगल के हिस्से को भी अपने इस फार्म हाउस का हिस्सा बना लेंगे, फिर वहां पर भी कभी घूमने के लिए जाया करेंगे। अपने पिता का ये सपना मैं पूरा करना चाहता था। बच्चों के साथ उन झाड़ियों को हम उखाड़ने लगे। हम तीनों ने वो ग्लव्स पहने हुए थे। झाड़ियों को जैसे जैसे हम उखाड़ते गए, मेरा बेटा बोला, पापा नीचे तो ईंटें लगी हुई हैं, देखो ईंटों पर क्या बना हुआ है। झाड़ियों को हटाकर हमने देखा, सच में नीचे फर्श था। ऐसा लग रहा था किसी समय यहाँ पर यह फर्श बनाया गया होगा। हो सकता है ऊपर कोई घर भी बनाया गया हो जंगल के बीच। अरे देखते हैं। अपने बेटे के साथ मिलकर ऊपर वाली कुछ ईंटों को हमने साफ किया। अजीब सी ईंटें थी और उन पर अजीब अजीब से निशान, डरावनी सी आंखें बनी हुई, डरावने डरावने गोल गोल सर्कल से बने हुए। फिर मैंने अपने बेटे को कहा, ठीक है यहाँ पर हम पिकनिक मना सकते हैं, ईंटें लगी हुई है तो ऊपर कुछ आएगा भी नहीं, और हमारे पास जो टेंट है वो लग जाएगा तो अंदर मिट्टी भी नहीं आएगी। तो ये जगह पक्की पसंद है ना तुम्हें? अपने बेटे से पूछा, और यही सवाल मैंने अपनी बेटी से किया। मेरी बेटी एक पत्थर की तरफ देखे जा रही थी। मेरी बेटी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मैंने अपनी बेटी को दोबारा सवाल किया, तुम्हें ठीक है ना, यहां पर हम पिकनिक मनाने के लिए आएंगे? मेरी बेटी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। फिर यही सवाल मेरे बेटे ने पूछा, लेकिन मेरी बेटी कोई जवाब नहीं दे रही थी, उस पत्थर को देखे जा रही थी। फिर मैं अपनी बेटी के पास गया, उसे हिलाया। वो जैसे एक टकटकी सी लगाकर उस पत्थर को देख रही। फिर उसने मेरी तरफ देखकर शांति से कहा, पापा वो पत्थर हिल रहा था ना, क्या आपको नजर नहीं आया? मैंने उस पत्थर की तरफ देखा। बड़ा सा बेढंगा सा पत्थर पड़ा था। आखिर वो पत्थर हिला कैसे होगा? मैंने अपनी बेटी को कहा, नहीं नहीं वो पत्थर हिला थोड़े था, वहीं का वहीं पड़ा है, मिट्टी में फंसा हुआ है। मेरी बेटी ने कहा, नहीं पापा वो पत्थर हिल रहा था, मैंने उस पत्थर को हिलते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा। दोपहर तक हमने वहां पर कई झाड़ियों की सफाई की। मेरे बच्चे भी खुश थे, लेकिन मेरी बेटी बार बार उस पत्थर के पास चली जाती और कहने लगती, ये पत्थर हिलता है, पापा देखो ये पत्थर हिलता है। मेरा बेटा उसका मजाक बना रहा था, कह रहा था कि तुम पागल हो गई हो, पत्थर इतना बड़ा है, इस मिट्टी में धंसा हुआ है, ये पत्थर हिल ही नहीं सकता। मेरे बेटे ने उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की, मैंने उस पत्थर को हिलाने की कोशिश की, वो पत्थर नहीं हिल सकता था। लेकिन मेरी बेटी बार बार जैसे ही पत्थर के पास पहुंच जाती, एक टक लगाकर उसे देखने लगती, बात नहीं करती, सन्नसी हो जाती, कोई काम भी नहीं करती, बस देखती रहती। हिलाने के बाद वो भौचक्की सी होकर उठती, जैसे नींद में चली जाती हो, फिर कहती, ये पत्थर हिलता है, ये पत्थर हिलता है। दोपहर तक काम खत्म कर लिया था हमने, तो मैं अपने बच्चों को लेकर घर की तरफ वापस आने लगा। उसी पगडंडी के ऊपर से वही कुछ पत्थर लगाकर जो रास्ता बनाया था, उसके ऊपर से चलकर आते वक्त मेरे जूते काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके थे। आसपास हर तरफ सूखी झाड़ियाँ थी, लेकिन उन पत्थरों के ऊपर जो घास आई हुई थी बहुत ज़्यादा गीली, जैसे यहाँ पर
काफी ज्यादा बारिश हो चुकी हो। घास इतनी गीली थी कि कपड़ों के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी नमी आ जाती। ये भी मेरे लिए एक अलग सा एहसास था। पहली बार ये चीज मैंने यहां पर देखी थी। बच्चों को लेकर मैं घर आ गया। मेरी बीवी ने सब्जी खाना सब कुछ तैयार करके रखा था और नई नई डिश मेरी बीवी ने बना रखी। खाना टेबल पर लगाया गया और बच्चे तो टूट पड़े, जिसके बाद मैं भी खाना खाकर थोड़ा सा सुस्त हो गया था। मैंने अपने बच्चों को कहा, बच्चों अब दोपहर का समय है, दोपहर को 1 घंटा सो लो, शाम के वक्त कुछ अलग सा करते हैं। ऐसा करेंगे नीचे पूरा का पूरा परिवार खेलेगा, बाद में कुछ सब्जियां भी उखाड़नी है। उस दिन हमने बिल्कुल ऐसा ही किया। शाम को थोड़ा सा खेले। जब अंधेरा हो गया पूरा का पूरा परिवार घर के अंदर आ गया। जब सोने का वक्त हो चुका था, रात के 11 बजे, मैंने बाहर वाली वो लाइट्स को बंद कर दिया था। अपनी बीवी के पास मैं उसे कहानी सुना रहा था। अचानक बाहर से फिर से आवाज़ें आने लगी। पीछे लगी उन सब्जियों के बीच से आ रही वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर उन सब्जियों को, वो छोटे छोटे पौधों को उखाड़ रहा हो। ये आवाज़ मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अपनी बीवी को कहा, मुझे लगता है मुझे पीछे जाकर देखना चाहिए, कौन सा जानवर है जो रात को आवाज़ करता है। फिर मेरी बीवी ने कहा, लेकिन पैरों के निशानों से तो पता चल जाएगा ना ये कौन सा जानवर है, आपने आज देखा नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई पैरों के निशान नज़र नहीं आए, लेकिन फिर भी रात को आवाज़ तो आती है ना, क्या चीज़ हो सकती है? जैसे ज़मीन से किसी चीज़ को बाहर निकाला जाता हो। मैं अपनी बीवी के साथ जिद कर रहा था कि मुझे बाहर जाकर देखना है, लेकिन मेरी बीवी कह रही कि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, रात का वक्त है, बाहर जाकर क्या देखना चाहेंगे? चारों तरफ से ये फार्म हाउस बंद है ना, बाहर से कोई नहीं आ सकता। हो सकता है कोई बड़ी गिलहरी हो, कोई बिल्ली हो सकता है कहीं दीवार फांद कर कोई कुत्ता आ गया हो, डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी ये आवाज़ मुझे परेशान कर रही। उस रात भी कुछ घंटे वो आवाज़ आती रही, लेकिन मैंने खिड़की को अच्छे से बंद कर लिया, जिससे बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। अगले 2 से 3 दिनों तक हम ये सब करते रहे। पीछे कुछ झाड़ियों की सफाई करना, वहाँ पर पेड़ के ऊपर बच्चों के खेलने के लिए छोटे से घर का निर्माण करना। रात के वक्त आती हुई वो आवाज़ें हमें परेशान ज़रूर किया करती थी, लेकिन सुबह के वक्त ना तो कोई सब्ज़ी उखड़ी हुई मिलती, ना मिट्टी हिली हुई मिलती, और ना ही मुझे कोई पैरों के निशान मिलते थे। मैं सोचा करता, ये कौन सा जानवर है जो रात को आवाज़ करता? लगभग 6 दिन बाद रात के वक्त मैं उस जानवर के बारे में जानना चाहता था। मुझे लगा पीछे वाली वो लाइट मैं चलती हुई छोड़ दूंगा, इससे शायद मुझे आसानी हो, जब आवाज़ आएगी मैं देख पाऊंगा, ये तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा। 11 बजे जब वो आवाज़ आना शुरू हो गई, पीछे वाली खिड़की खोलकर मैं देखना चाहता था। मुझे कुछ सब्जियां हिलती हुई नजर आईं। वहां कोई नहीं था जो उन सब्जियों को उखाड़ रहा हो, लेकिन वो जो सब्जियां थी ना, जमीन से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रही। ऐसा लग रहा था कोई जानवर मिट्टी के नीचे हो, नीचे से निकल रहा हो, या मिट्टी में कोई खुदाई कर रहा हो। सब्जियां ऊपर की तरफ होती, फिर नीचे की तरफ हो जाती। अगर कोई मिट्टी के नीचे कुछ करेगा तो सुबह के वक्त पैरों के निशान कहाँ से मिलेंगे? कुछ उखड़ा हुआ कैसे मिलेगा? ये चीज़ मैंने अपनी बीवी को भी दिखाई थी और मेरी बीवी भी हैरान थी। मेरी बीवी ने कहा, कुछ जानवर होते हैं जो ज़मीन के नीचे छिप कर रहते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। ऐसा कीजिए, सुबह के वक्त उन सब्जियों को उखाड़ कर देखना, नीचे आपको ज़रूर कोई ना कोई जानवर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कहीं कोई ऐसा जानवर ना हो जो काट ले। कुछ जानवर जहरीले भी होते हैं और कुछ जानवर तो पागल हो चुके होते हैं। ऐसा ना हो आपको काटे और आपको ज़्यादा दर्द हो। मेरी बीवी की बात सही थी, तो उस रात तो मैंने कुछ नहीं किया। अगली सुबह बच्चों को मैं उन पीछे वाले हिस्से में ले जाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, सब्जियों को आज मैं उखाड़ूंगा। बच्चे जिद करने लगे तो मेरी बीवी ने उन्हें संभाला, घर के अंदर रखा और पीछे देखने के लिए मैं अकेला गया। बच्चे ऊपर थे, मेरी बीवी भी उस कमरे में खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही। वो तसल्ली करना चाहती थी कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं बाहर सब्जियों के पास जा चुका था। फिर मैंने एक एक करके सब्जियों को उखाड़कर नीचे की नरम मिट्टी में हाथ डालने की कोशिश की। फावड़े से मिट्टी को थोड़ा सा हटाया भी। नीचे मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया, ना तो कोई छेद नजर आया, ना ज्यादा नरम मिट्टी नजर आई।
काफी बड़ा खड्डा बनाने के बाद मुझे लगा नीचे कुछ नहीं है। जो जानवर नीचे होगा भी वो शायद इसी तरह से नीचे नीचे से निकलता है और शायद मिट्टी को वैसा का वैसा ही कर देता है। ऊपर से हाथ हिलाकर मेरी बीवी मुझसे पूछ रही थी आखिर क्या हुआ। मैंने अपनी बीवी को कह दिया, कुछ नहीं है, नीचे तो कुछ नहीं है। मेरी बीवी ऊपर ही खिड़की पर थी, बच्चे भी वहीं से झांक रहे। फिर मैंने फावड़े से उस मिट्टी को वैसा का वैसा कर दिया और इतनी ज़्यादा सब्जी थी जिसे मैंने उखाड़ा था, दोबारा तो लगाई जा नहीं सकती थी, तो मुझे लगा इसे फ्रीज़र में रख देंगे, कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बात बताने के लिए जैसे ही मैंने ऊपर खिड़की की तरफ अपनी बीवी को बताने के लिए हाथ उठाया और देखा, मेरी बीवी खिड़की पर मौजूद नहीं थी और मैंने वहां खड़ी एक अजीब सी औरत देखी। सफ़ेद सा चेहरा था उसका, बूढ़ी लग रही थी, मेरे दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखे हुए। मेरे शरीर में ठिठुरन सी पैदा हो गई। हमारे घर में हमारे सिवा और भी कोई मौजूद है? मेरी बीवी कहाँ है? मैं जल्दी से घर के अंदर की तरफ भागा। जब मैं ऊपर पहुंचा, खिड़की में मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे थे। मुझे देखकर मेरी बीवी कहने लगी, क्या हुआ, तुम भागकर ऊपर क्यों आए? कुछ बताने के लिए आए? मैंने कहा, यहाँ कौन था, बच्चों के पीछे कौन खड़ा था और तुम कहाँ चली गई थी? मेरी बीवी ने कहा, कहीं भी नहीं, मैं तो यहीं पर थी और तुम्हें पूछ भी रही थी। तुम इतना ज़्यादा ऊपर देखकर डर क्यों गए और भागे भागे इस तरफ क्यों आए? मुझे लगा कुछ बताने के लिए आए होगे, मैंने खिड़की नहीं खोली, माफ़ करना। मैं अपनी बीवी से पूछता रह गया, वो बूढ़ी औरत कौन थी जो यहाँ पर खड़ी थी? मेरी बीवी ने कहा, मेरे सिवा यहाँ पर और कोई नहीं था। और यही बात मेरे बच्चों ने कही। आखिर मुझे मेरी बीवी एक बूढ़ी औरत जैसी क्यों लगी, जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे, सफ़ेद पाउडर सा चेहरे पर लगाया हुआ, जैसे ज़बरदस्ती मेकअप करने की कोशिश की गई हो। डर सा गया था मैं। कुछ दिनों से कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ें हो रही थी जो थोड़ा थोड़ा डरा भी रही थी, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा अजीब भी नहीं थी कि जिससे खतरा महसूस होता। भ्रम से हो रहे थे, अजीब से भ्रम। कुछ समय मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ बात करता रहा। फिर मैंने अपनी बीवी को कहा, ऐसा करते हैं, आज मैं बच्चों को लेकर आगे की तरफ जाऊंगा और वहाँ पर छोटे से घर को बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मेरे दादाजी भी मुझे वहाँ पर लेकर जाते थे। और मैंने एक बार वहाँ पर लकड़ी का छोटा सा घर बनाया था, झोंपड़ा सा बिल्कुल छोटा, जिसमें मैं घुस पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा करता था, लेकिन उसमें घुन लग गया था, जिस कारण उसे तोड़ना पड़ा। मुझे लगता है जिस तरह से मैं उसे आज भी याद करता हूँ, मेरे बच्चे भी किसी ऐसी चीज़ को याद करनी चाहिए। तो मैं बच्चों के साथ मिलकर वहाँ छोटी सी झोंपड़ी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना? मेरी बीवी ने हामी भर दी। फिर मैं 11 बजे के करीब अपने बच्चों को लेकर आगे वाले उन घने पेड़ों के बीच पहुँच गया। वहाँ पर कई सूखी लकड़ियाँ पड़ी थी। मेरी बेटी कह रही थी कि हम किसी पेड़ को नहीं काटेंगे, तो मैं अपनी बेटी की बात मान गया। वहाँ कटे हुए कई पेड़ थे, सूखी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, आग जलाने के लिए भी और ऐसा कुछ बनाने के लिए भी। उन सूखी लकड़ियों में अच्छी अच्छी लकड़ियों का हम चुनाव करने लगे। वहाँ पर मैं एक छोटी सी मशीन लेकर गया था, जिससे किसी भी लकड़ी को अच्छी तरह से साफ करके काटा जा सकता था। काफ़ी समय हम ये काम करते रहे और दोपहर तक हमने बिल्कुल सपाट बड़े बड़े फट्टे तैयार कर लिए थे। अब कीलों के ज़रिए छोटी सी झोपड़ी को बनाया जा सकता था। मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे भूख लग चुकी थी और मैंने उन्हें कहा, तुम में से कौन कौन खाना खाना चाहेगा? आज मम्मी ने अच्छा वाला खाना बनाया होगा। आज मम्मी बर्गर बनाने वाली है और घर का अच्छा खुद ही। बच्चे तैयार हुए। जैसे ही हम घर पहुंचे, मेरी बीवी सामने कुर्सी पर बैठी थी, सामने एक कागज़ की तरफ देख रही, जैसे एक टकटकी सी लगाकर। मैंने अपनी बीवी को हिलाया और कहा, क्या हुआ, नींद आ गई थी? मेरी बीवी भौचक्की सी हुई और कहने लगी, अरे तुम आ गए। मेरा ध्यान उसी तरफ था। मैं एक चीज़ के बारे में सोचे जा रही हूँ, मुझे काफ़ी अजीब लग रही है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या चीज़ है? मेरी बीवी ने कहा, आज मैं सफाई कर रही थी, मुझे लगा थोड़ी सी सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं खाना बना लूँगी। लेकिन जो पीछे वाला कमरा है ना, उसके नीचे लगा हुआ वो जो मैट है, मैं उसको उखाड़ कर देख रही थी कि नीचे घुन तो नहीं, कोई ऐसी चींटियाँ तो नहीं आई हुई।
नीचे मुझे एक दरवाज़ा मिला और जब मैंने उस दरवाजे को खींचने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की, सही से वो खुल नहीं पा रहा था। लेकिन मुझे नीचे सीलन से भरी हुई सीढ़ियाँ नजर आईं। तुमने कभी बताया ही नहीं कि यहाँ पर कोई बेसमेंट भी मौजूद है। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मैं हैरान था। बेसमेंट? मुझे भी कभी नहीं पता कि यहाँ कोई बेसमेंट भी मौजूद है। दिखाना तो जरा। मैं अपनी बीवी के साथ पीछे वाले कमरे में गया, जबकि बच्चे भूख के मारे चिल्लाए जा रहे थे और कह रहे थे, मम्मी कुछ खाने को तो दे दो, बाद में देख लेना ना। लेकिन मेरी बीवी मुझे वो दरवाज़ा दिखाना चाहती थी। पीछे वाले उस स्टोर रूम में उस दरवाजे को जब मेरी बीवी ने दिखाया, हम दोनों ने खींच कर देखा, वो दरवाज़ा अब अच्छे से खुल गया। सीलन से भरी हुई वो सीढ़ियाँ, नीचे जाने का एक रास्ता जो मैंने बचपन से आज तक ना ही देखा और ना ही अपने दादाजी से इसके बारे में कभी सुना, न पिता से कभी सुना था। यहाँ बेसमेंट भी है? क्या इसका इस्तेमाल किया जाता था? अगर इसे बनाया गया तो इसे वो ब्लूप्रिंट में दिखाया क्यों नहीं गया? ब्लूप्रिंट आज भी आगे वाले ड्राइंग रूम में लगा हुआ है ना, कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। अगर कोई नई ज़मीन को खरीदा जाता है तो वहाँ पर ब्लूप्रिंट में वो ज़मीन को मार्क कर दिया जाता है। इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया गया? हैरान था। फिर मैंने अपनी बीवी को कहा, चलो ऐसा करते हैं, इसके बारे में कल जानने की कोशिश करेंगे। आज मुझे भूख लगी है। तुम क्या खाना बना चुकी हो, बताना तो ज़रा। मेरी बीवी ने कहा, खाना क्या बनाती, अभी तो मैं सफाई कर रही थी और सफाई करते वक्त दरवाज़ा मिल गया। फिर मैं सोचने लगी कि जब तुम आओगे तो मैं तुम्हें दरवाज़ा दिखाऊंगी, और तुम तो 20-25 मिनट में ही आ गए। मैंने कहा, 20-25 मिनट में? ध्यान से देखो, 3 बज चुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। जब मेरी बीवी ने घड़ी को देखा था, वो हैरान हो गई और कहने लगी, इतनी जल्दी दोपहर के 3 कैसे बज गए? अभी तो 11 बजे थे। सफाई करते करते 11:30 हुए थे जब मुझे यह दरवाज़ा मिला, और उसके बाद 3 कैसे बज गए? मुझे तो खाना बनाना था। तुम्हें इतना समय क्या करती रही? क्या मैं बस बैठी रही, टकटकी लगाकर देखती रही? मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई थी। मुझे लगा मेरी बीवी बीमार है, इसीलिए उसे समझ में नहीं आया। मैंने उसके सर पर हाथ लगाकर देखा, उसका सर गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे दवाई दी। शायद वो बीमार होगी, उसे पता नहीं चला। जिसके बाद किचन में मैं खाना बनाने लगा, और खाना बनाने में थोड़ा सा समय तो लगा, जिस कारण शाम का वक्त हो गया था। बच्चे भी पहले भूखे थे, फिर ज़्यादा खाना खाया तो उन्हें नींद आने लगी और वो सो गए। शाम को पूरा का पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, और हम आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि आगे हम क्या करेंगे। आज तो फट्टों से उन झोंपड़ों को बनाने का कोई काम नहीं करने वाले, अंधेरा हो जाएगा। फिर मेरी बेटी कहने लगी, वो पत्थर को देख कर आते हैं ना पापा, मुझे वो पत्थर बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा पत्थर है, वो हिलता है। मम्मी को साथ लेकर जाएंगे ना, मम्मी को भी दिखाएंगे। ऐसा पत्थर जिसे पापा हिला नहीं पाते, भैया हिला नहीं पाते, लेकिन वो पत्थर अपने आप ज़रूर हिलता है। फिर मैं अपनी बेटी को कहने लगा, नहीं नहीं, अंधेरा होने वाला है, वहाँ पर कीड़े हो सकते हैं। जानवर तो कोई आएगा नहीं, लेकिन कीड़े तो हो सकते हैं ना, तो बच्चे वहाँ पर नहीं जाएंगे। मेरी बीवी बोल पड़ी, बड़े तो जा सकते हैं ना, बच्चों को मैं समझा देती हूँ, कुछ कागज़ दे देती हूँ जिससे वो पेंटिंग कर पाएंगे, और बेटी को पेंटिंग करना पसंद है, वो अच्छे से पेंटिंग करती रहेगी। आप मुझे वो पत्थर तो दिखाना, कौन सी जगह का चुनाव किया है जहाँ पर हम किसी दिन पिकनिक मनाएंगे। मेरी बीवी जिद करने लगी, फिर मुझे उस जगह पर जाना ही पड़ा। उस जगह पहुंचकर मेरी बीवी पूछने लगी, इतना बड़ा पत्थर अपने आप कैसे हिल सकता है? मैंने भी कहा, हाँ हाँ, वो हिलता नहीं है, हमारी बेटी को शायद कोई भ्रम होता है, उसे लगता है ये हिलता है, लेकिन असल में ये हिलता नहीं। फिर मेरी बीवी वहीं पर खड़ी रही, उस पत्थर को देखती रही, उसका निरीक्षण कर रही थी, लेकिन सिर्फ खड़े खड़े देखते हुए। 5 मिनट बीत गए। मेरी बीवी एक टक लगाकर उस पत्थर की तरफ देखती रही। फिर मैंने अपनी बीवी को हिलाया और कहा, क्या हुआ? ना तो तुम जवाब दे रही हो, ना कुछ बोल रही हो। मेरी बीवी ने इशारा किया, देखा तुमने, वो पत्थर हिला था, वो पत्थर हिल रहा था। फिर मैंने अपनी बीवी को कहा, इतना बड़ा पत्थर है, मैं भी तो देख रहा हूं, बिल्कुल नहीं हिला। तुम भी बच्चों की तरह बात करने लगी ना। मेरी बीवी मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी, ये पत्थर हिल रहा था, लेकिन ऐसे नहीं जैसे नीचे से कोई इसे हिला रहा हो या पकड़ कर हिला रहा हो। ये पत्थर थोड़ा थोड़ा आकार बदल रहा था,
जैसे कोई अंडा नहीं होता, अंडे के अंदर कोई चीज हो जो अंदर से उसे हिला रही हो। इस पत्थर के अंदर कोई ना कोई चीज है। मैं अपनी बीवी को उस पत्थर के करीब लेकर गया, उस पत्थर को छुआ। मैंने कहा, यह पत्थर है, ये ऐसे नहीं हिल सकता जैसे तुम कह रही हो। लेकिन मेरी बीवी अपनी जिद पर अड़ी रही। सच में यह पत्थर ऐसे हिल रहा था जैसे इसके अंदर कोई चीज है जो इसे हिलाती है। मुझे गड़बड़ लग रही है, चलो यहां से चलते हैं, एक बार इस पत्थर को देखना शुरू कर दो तो नजर नहीं हटती। अपनी बीवी को मैं घर लेकर आ चुका था। मुझे सच में इस जगह पर डर लगने लगा था। पहली बार ऐसा आभास हो रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। अपने दादाजी के साथ भी मैं यहां पर आया करता था, अपने पिता के साथ भी मैं यहां पर आया करता था, लेकिन अब ऐसा लगने लगा था जैसे मैं इस जगह को पहचानता ही नहीं। सब कुछ अलग अलग सा होता है। घर पर पहुंचने के बाद मेरी बेटी ड्राइंग कर रही थी, जबकि मेरा बेटा वहीं पर बैठा कुछ खिलौनों के साथ खेल रहा, कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा। तब मुझे थोड़ी शांति का एहसास हुआ। मेरी बीवी कह रही कि मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें जो भी पसंद है मैं वो बनाती हूँ, तुम बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना। मैं अपने बेटे के पास गया, देखने लगा आखिर वो क्या बना रहा है। फिर अपनी बेटी के पास गया, लेकिन मेरी बेटी जो चीज़ बना रही थी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने ड्राइंग बनाई इतनी साफ जैसी पहले कभी नहीं बनाई थी। और बनाया क्या था, एक खिड़की और उसमें बिल्कुल अपना चेहरा, अपने भाई का चेहरा, और पीछे खड़ी एक बूढ़ी औरत, सफेद सा चेहरा, काले से कपड़े। बिल्कुल वैसा दृश्य जैसा मुझे नजर आया था जब मैं वो सब्जियों के पास खड़ा ऊपर की तरफ देख रहा था। बिल्कुल वैसा दृश्य। एक तो अंधेरा हो चुका था, ऊपर से इस चीज ने मुझे डराया। मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई और कहा, ये देखो क्या चीज है। मेरी बीवी भागकर वहां पर आई, फिर मुझे डांटने लगी कि ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह से आवाज लगा रहे हैं। मैंने अपनी बीवी को वो पेंटिंग दिखाई। मेरी बीवी पहले खुश थी कि हमारी बेटी ने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। मैंने फिर कहा, ये देखो, उस दिन जैसी औरत मैंने यहां पर देखी थी बिल्कुल वैसी इसने बनाई है। फिर मेरी बीवी भी वो चीज देखकर समझ पा रही थी कि मुझे डर किस चीज से लग रहा है। कुछ ही दिन बिताए थे, लेकिन ये जगह मुझे अनजान सी लगने लगी थी। एक एक घटना अजीबोगरीब, एक से बढ़कर एक, बिल्कुल अलग। हो क्या रहा है? क्या यहां पर रुकना सुरक्षित होगा? क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है, या अजीबोगरीब घटनाएं कुछ कहना चाहती हैं? रात के वक्त कमरे में मैंने अपनी बीवी को यह पूछा था, क्या हमें यहां पर रुकना चाहिए? मुझे तो यहां कुछ गड़बड़ नजर आती है, तुम बताओ, क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? तो मेरी बीवी ने कहा, नहीं, मुझे लगता है आपको भ्रम हो रहा है। यहां ज्यादा तो कुछ नहीं हो रहा, चीजें कुछ अजीब हैं, समझने की कोशिश करेंगे ना। मान लीजिए कोई और मौजूद नहीं है, हम जंगल में रह रहे हैं और यहां हमारा घर है। ऐसी चीजें अगर हमें नजर आएंगी, क्या हम उस जगह से भाग जाएंगे, फिर नई जगह जाएंगे, वहां पर भी ऐसा कुछ नजर आएगा? हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब चीजें समझ में आने लगती हैं तो सब कुछ सही लगता है। जहां हम रहते हैं वहां भी तो अजीब व गरीब चीजें होती हैं। मैंने कहा, इतनी अजीब नहीं होती। किसी से झगड़ा होना, कुछ मारपीट होनी, घाटा होना, या किसी का नापसंद करना, वो बातें अलग होती हैं। यहां पर जो हो रहा है वो बहुत अलग है। उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे शांत करवाया। 11 बजे का वक्त था। मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी। मैं अपनी बीवी से बातें कर रहा था कि आगे हमें क्या करना चाहिए। ज़्यादा चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे, ज़्यादा घर के करीब रहने की कोशिश करेंगे। फिर बाहर से कुछ आवाज़ आने लगी। ये वैसी ही आवाज़ थी जैसे पौधों को उखाड़ने की, सब्जियों को उखाड़ने की। ये आवाज़ पहले भी आ चुकी थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा जैसे सच में सब्जियों को उखाड़ा जा रहा हो, फावड़े से खुदाई चल रही हो। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगा। मैंने अपनी बीवी को कहा, मैं लाइट जलाकर आता हूँ, मुझे देखना है पीछे चल क्या रहा है। मेरी बीवी कहने लगी, देखो ये तो हर रोज़ होता है ना, कोई जानवर है जो ज़मीन के नीचे रेंगता है।
लेकिन मैं अपनी बीवी को कह रहा था, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है। बेसमेंट मौजूद है जो पहले हुआ नहीं करती थी या छिपा कर रखी गई। पत्थर अपने आप हिलते हैं, कोई ना कोई घर में दिखता है, लेकिन वो असल में मौजूद नहीं है। भ्रम नहीं है, कुछ तो है। मुझे जानना है पीछे क्या चीज़ है। मेरी बीवी की मैंने बात नहीं मानी। आगे जाकर वो लाइट वाला बटन मैं दबा आया। फिर से अपने कमरे में पीछे झांकने लगा। मेरी बीवी मेरे साथ थी। मैंने देखा जमीन से एक आदमी निकल कर आया था, भूरे रंग का, मिट्टी से सना हुआ। उसके बाल नहीं थे, सर के ऊपर जैसे पत्ते लगे हुए, टहनियां लगी हुई, पेड़ मानव लग रहा। जमीन से निकला। उसके साथ मिट्टी ऐसे चिपकी हुई कि वो जमीन से बाहर तो निकला हुआ था, लेकिन सब्जियों को उसने खराब नहीं किया था। मिट्टी भी उसके साथ चिपकी हुई ऊपर की तरफ उठी थी। वहीं खड़ा घूरने लगा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था। फिर धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला गया। फिर एक और जगह से निकला इसी तरह से। जब वो बाहर की तरफ निकलता तो मिट्टी उखड़ने की आवाज आती, जैसे सब्जियों को उखाड़ा जा रहा हो। बार बार वो जमीन से ऊपर की तरफ उठता होगा, तब ये आवाजें आती होंगी। मैं समझ चुका था यहां पर हमारे सिवा भी और कोई मौजूद है। उसके बाद मुझे आया गुस्सा। मुझे लगा मुझे कुछ करना चाहिए। नीचे हमारे एक राइफल रखी थी, अगर कभी जरूरत पड़ जाए मैं उस राइफल का इस्तेमाल कर पाऊं। राइफल उठाकर जैसे ही मैं पीछे उन सब्जियों के पास गया था, मिट्टी सपाट हो चुकी थी, जैसे वो जमीन के नीचे जा चुका हो। मैं दोबारा उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा। वो बाहर नहीं निकला। पीछे मैंने खिड़की की तरफ देखकर अपनी बीवी को इशारा किया कि ध्यान रखना, लेकिन खिड़की पर मैंने देखा वो बूढ़ी औरत खड़ी थी, मेरी तरफ घूर रही, उंगली से मेरी तरफ इशारा भी कर रही। खिड़की खुली थी, खिड़की खुली थी। मेरी सांसें रुक गईं। मुझे लगा ये क्या चल रहा है। मैंने ऊपर की तरफ राइफल को तान दिया था। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मैंने गोली तो नहीं चलाई, क्योंकि खिड़की पर मेरी बीवी होनी चाहिए। जब मैं वापस कमरे में आया था, मेरी बीवी वहां पर कह रही, तुमने मेरी तरफ बंदूक क्यों तानी थी? मैंने कहा, यहां तुम नहीं, एक बूढ़ी औरत थी। नीचे कोई नजर नहीं आया, लेकिन ऊपर एक बूढ़ी औरत थी। मेरी बीवी ने यह बात नहीं मानी और मुझे काफी डांटा। मुझे लग रहा था यहां बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो रात हमने इसी तरह से गुजारी और अगले दिन मैं अपनी बीवी से पूछ रहा था, क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? मेरी बीवी भी घबराई हुई थी। जब हम दोनों बच्चों को उठाने के लिए गए, हमारे बच्चे पहले से जाग रहे थे, लेकिन दीवार की तरफ एक टक लगाकर देखे जा रहे, और दीवार के पास वही पत्थर जो पीछे वाले पेड़ों के पास जमीन में दफन हमें नजर आता था, यहां रखा हुआ। इसे मेरे बच्चे यहां तक ला नहीं सकते थे। कौन लेकर आया? और वो एक टक लगाकर ऐसे देख रहे कि हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रहे थे। मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने अपने बच्चों को हिलाया, फिर वो जैसे होश में आए हो और कहने लगे, पापा ये पत्थर हिलता है, कुछ ना कुछ इसमें मौजूद है, ये पत्थर हिलता है। मैंने अपने बच्चों को उस कमरे से बाहर निकाला। फिर मेरी बीवी जहां पर खड़ी थी वहीं से एक टक उस पत्थर की तरफ लगाकर देखे जा रही। मैंने उसे भी हिलाया और फिर मेरी बीवी कहने लगी, क्या हुआ, क्या हुआ? इतने में वो पत्थर वहां से गायब हो चुका था। उस कमरे में कोई पत्थर नहीं था। तब मुझे यकीन हो गया, यहां कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारी सोच से परे है। यह जगह वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। जब मैं अपने पापा के साथ, अपने दादाजी के साथ यहां पर आया करता था, यह जगह बदल चुकी है, यह बिल्कुल बदल चुकी है। मैंने अपनी बीवी को कहा, चलो सामान पैक करो, यहां से हमें निकलना होगा। फिर मेरी बीवी ने कहा, लेकिन यहां से जाने से पहले वो बेसमेंट में क्या है हमें देखना नहीं चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मुझे लगता है अगर बेसमेंट में कुछ ऐसा नजर आ गया जो बहुत ज्यादा भयानक हो, फिर क्या करेंगे? और तुम्हारे दिमाग पर कोई काबू करता है, तुम एक टक लगाकर क्यों देखने लगते हो सब? मेरी बीवी ये बात मान नहीं रही थी। उसका कहना था वो दरवाजा खुल चुका है, बेसमेंट में जाकर एक बार हमें देखना चाहिए। मुझे बस उस चीज का डर था। लेकिन
बीवी की जिद के आगे मेरी नहीं चली। वहां उस स्टोर रूम में मेरी बीवी बच्चों के साथ थी। दरवाजा मैंने खोला। नीचे कोई लाइट नहीं लगी थी, तो बड़ी बड़ी फ्लड लाइट मैंने सीढ़ियों पर रखी, जिससे नीचे रोशनी हो गई। और नीचे कोई कमरा नहीं था, मिट्टी से बनी हुई जैसे एक सुरंग। आसपास जो दीवारें थी उस सुरंग की वो ईंटों से बनी हुई और काली ईंटें थी। काली, बहुत गंदी ईंटें। लेकिन वहां पड़े हुए कई पत्थर जिन्हें उकेर कर कुछ आकार बनाए गए थे। पेड़ों के आकार पत्थरों से, इंसानों के आकार उन पत्थरों से। थोड़ी सी सीढ़ियां उतरकर नीचे पड़े ढेर सारे पत्थर देखे मैंने, और वहां कई टनल्स थी, अंडरग्राउंड बनी हुई कई टनल्स जो काफी आगे तक जाती थी। और आगे लगा हुआ एक बल्ब नजर आया। नया बल्ब था वो। उसे देखते ही मुझे लगा ये क्या चल रहा है। हर चीज सोच से परे दिख रही है। और आगे वाली वो जो सुरंग थी ना, मुझे वहां पर रेलगाड़ी की पटरियां नजर आईं। वहां से शुरू हो रही पटरियां। ये कैसे हो सकता है? इस तरफ तो कोई रेलवे लाइन भी नहीं है, यहां नीचे पटरियां क्यों बिछाई गई हैं? मुझे डर लग रहा था। मेरी टांगें कांपने लगी और मुझ में हिम्मत नहीं थी इससे आगे कुछ देखने की। मैं सीढ़ियों से ऊपर आया और अपनी बीवी को कहने लगा, मैं जाने वाला हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूं, मुझे यहां 1 मिनट भी नहीं रुकना। कुछ गड़बड़ है यहाँ। जिसके बाद मेरी बीवी भी मान गई। मैंने गुस्सा दिखाया तो मेरी बीवी को मानना पड़ा। मेरी बीवी जानना चाहती थी नीचे मुझे नजर क्या आया है, लेकिन मैं अभी उसे कुछ और बताना नहीं चाहता था। जब वो फार्म हाउस के आगे वाले गेट की तरफ हम जा रहे थे ना, वहां जमीन में गड़े हुए कई पत्थर नजर आए थे। ढेर सारे पत्थर थे वहां पर, कई पत्थर, कई कटे हुए पेड़, लाल रंग के पेड़ जिनसे खून निकल रहा। वहां जमीन पर जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई हो, उकेर कर मिट्टी को। बूढ़ी औरत जैसी, रंग अपने आप बदले हुए थे। जमीन पर पेंटिंग कैसे बनाई जा सकती है बिना रंगों के? मुझे धोखा हो रहा था या ये सारा सच था? जानना था मुझे। मैं वो कपड़े, वो सामान को लेकर आगे गेट की तरफ गया। जेब से चाबी निकालकर उस ताले को खोलना चाहा मैंने। आसानी से वो ताला खुल नहीं रहा था। मैंने पूरा जोर लगाया, उस ताले को खोलकर गेट को खोला। जब हम उस गाड़ी में बैठे थे ना, पीछे वो पूरा फार्म हाउस पहले जैसा था। ना कोई पेड़, ना कोई पत्थर, साफ सफाई बिल्कुल पहले जैसी। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। अपने परिवार को लेकर मैं वहां से निकला था। इससे ज्यादा कुछ और देखने की हिम्मत तक नहीं थी मुझ में। वहां से निकलने के बाद मैं उसी आदमी के पास गया जो आगे वाले गांव में रहता था। इस फार्म हाउस को वो देखा करता था। गांव के कुछ लोग भी यहां पर मरम्मत का काम किया करते थे। मैंने उसे वो बातें बताई। वो कह रहा था कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन मुझे जानना था आखिर वो क्या चीज है। 15 दिन शहर में रहने के बाद, अपने परिवार को वहां सुरक्षित महसूस करने के बाद, कुछ लोगों के साथ मैं वापस आया था ये जानने के लिए यहां चल क्या रहा है। ना तो हमारे घर में कोई बेसमेंट मिली, कोई दरवाजा नजर नहीं आया, पीछे ईंटों वाला कोई फर्श नहीं दिखा, कोई पत्थर जो अपने आप हिलता हो वैसा नजर नहीं आया। जो भी सब्जियां उगी हुई थी उन्हें किसी जानवर ने जैसे उखाड़ा हुआ था, सारी खराब हो चुकी थी। कई पेड़ थे जो काटे गए थे और कटे हुए पेड़ गल चुके थे, घुन लग चुका था। कोई सबूत नजर नहीं आया। मैं हैरान था और सवालों का जवाब कोई दे नहीं पा रहा था। सबके जाने के बाद मैंने उस आदमी से सवाल किया था कि तुम यहां पर रुकते हो, कई बार यहां की देख रेख करते हो, क्या तुम्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आया? क्या यहां कुछ ऐसा है जो बदल गया है? मैं पहले भी यहां पर आया करता था, लेकिन ऐसा कुछ कभी महसूस नहीं हुआ। तब उस आदमी ने कहा कि सर, ये कुदरत है। कुदरत अपने आप चीजों को चलाती है। हम सोच नहीं सकते कि कुदरत में क्या क्या छिपा हुआ है। हम सिर्फ उसके साथ रहना सीख सकते हैं, लेकिन जैसा वो कहती है वैसा करना पड़ता है। हम धरती पर मेहमान हैं, ये धरती हमारी नहीं है। मेहमान वैसा ही कर सकते हैं जैसा मालिक कहते हैं। धरती मालिक है, यहाँ की जमीन के हम किराएदार हैं,
कभी मालिक नहीं बन सकते। भले ही आपके दादाजी, आपके पिता या आपके पूर्वज इन जमीनों को खरीदते रहे, लेकिन ये इंसानों के लिए खरीदी गई जमीनें हैं। इन्हें आप अपनी नहीं कह सकते कुदरत के सामने। कुदरत क्या पता हमें क्या दिखा दे। आपको जो नजर आया वो सच था या नहीं, ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। और मुझे भी जो नजर आता है मैं आपको बताऊंगा भी, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी उसे साबित नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी बहुत कुछ नजर आता है, बहुत कुछ दिखता है, लेकिन ऐसा सिर्फ यहीं पर नहीं होता, हर जगह होता है। हम अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी में कभी ये महसूस करते ही नहीं कि हमारे आसपास की चीजें बदलती हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसा है जिस पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब एकांत में, अकेलेपन में हम जाते हैं तो धीरे धीरे कुछ महसूस होता है। लेकिन हमारी सोच हमें उसे मानने पर मजबूर नहीं करती, भुलाने को मजबूर करती है, दूर रहने को कहती है। इसीलिए हम उन बुरी घटनाओं को भूल जाते हैं। क्या आपको याद है कि हर साल यहां पर ऐसा नहीं होता? क्या आपको पक्का पता है इस फार्म हाउस में घटी घटनाएं सिर्फ इसी साल हुई हैं? वो आदमी की वो बातें मुझे बहुत ज्यादा डरा रही थी, लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं दोबारा इस फार्म हाउस पर नहीं आने वाला। शहर में वो जिंदगी बड़ी साधारण थी, मुझे याद आती थी उस फार्म हाउस की, लेकिन वो कुछ रातें इतनी भयानक थी, सोच से परे, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। वो सच था या झूठ, आज तक जानने की इच्छा तो होती है, लेकिन जानने की हिम्मत पैदा नहीं होती।